चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म बुक का जो वॉल्यूम 4 है। दी प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 4 से जीके 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 और जीएस करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो फास्ट रिवीजन के पर्पज से लाया जा रहा है और इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। ये फास्ट रिवीजन है, आपको 15 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और कणों के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो कौन उजागर करता है? तो ऑप्शन ए, यानी कि टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, हवा में जो धूल और कण का प्रकाश जो फैलता है वो टिंडल प्रभाव के कारण फैलता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अनुमानित समिति को। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? जो बैडमिंटन का खेल है वो किससे संबंध रखता है? नेल्सन, डॉल्फिन किक, ड्रॉप, गुगली। तो ये हमारा ड्रॉप से संबंध रखता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राजवंशों में किसके वेसर शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है? ठीक है, तो ये चालुक्य जो है वो उसको वास्तुकला का परिचय दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो मिलिंद पन्हो पाठ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न होता है। ठीक है, मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न, यानी एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 ईस्वी में भारत आया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। पशुपति देवता की पूजा किस काल से मनाया जाता है? तो पशुपति देवता की पूजा हड़प्पा सभ्यता से मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि सार्वजनिक उपकरणों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वजनिक उपकरणों का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम सेवा उपलब्ध कराना और अधिकतम कल्याण करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहने पर सत्र का संयोजक कौन करता है? तो सत्र का संयोजक कौन कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में 36 मूल तत्व के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय भी हैं। नाट्य शास्त्र कब से गुप्तकालीन पुस्तक है? नाट्य शास्त्र जो है ये गुप्तकालीन पुस्तक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का संघीय का उपयोग किया जाता है? तो ये संघीय रूप से प्रशासित विधि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये आपका अनुच्छेद 267 के तहत आती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नाइजर और जिम्बाब्वे निम्न से किस महाद्वीप में स्थित है? ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? यानी अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, वो किस देश का है? तो वो आपका भारत देश का है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो ये इंदौर का, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसरो 2025 तक किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये शुक्र ग्रह पे ये बना रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, G20 की शिखर बैठक 2020 का मुख्य विषय निर्धारित किया गया है। मुख्य विषय क्या निर्धारित किया गया है? कि सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को प्रदान करना, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 2020 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2020 का बुकर पुरस्कार ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में एक बार पुनः शामिल होने की घोषणा किस देश ने किया है? तो ये किस देश ने किया है? ये अमेरिका ने किया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कोविड-19 के कारण भारत में होने वाले कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया? तो किस प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है? तो अंडर 17 का जो फीफा महिला वर्ल्ड कप जो था उसको स्थगित कर दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। तेंदुआ स्थित रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। फेड कप 2021 से अब किस नाम से जाना फेड कप को 2021 से अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये बिली जीन किंग कप के नाम से जाना जाएगा। बिली जीन किंग कप के नाम से जाना जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हेजी 20 नामक चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित देश रहा है। सर्वाधिक प्रभावित देश कौन रहा है? जापान रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। कैरोटिड लेबरनिथ का कार्य क्या होता है? कैरोटिड का कार्य होता है उपरोक्त में से कौन कार्य होता है, ये देखना है। कि मस्तिष्क का अधिक रुधिर भोजन, मस्तिष्क को कम रुधिर भेजना, रुधिर को हृदय में भेजना, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये तीनों काम नहीं है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 डैश आँख की बाह्यतम तंतुमय कोटिंग है। तो देखिए जो श्वेत पटल होता है वो आँख की बाह्यतम तंतुमय कोटिंग होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर। एक तनु फेरस सल्फेट विलयन को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को वाले बीकर में धीरे धीरे मिलाया गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका हो जाता है और अंत में गायब हो जाता है, तो प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही स्पष्टीकरण है? ए पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण करता है, तो हाँ ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है और फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? देखिए जब 298 उसमें द्रव्यमान संख्या है और 189 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या हो जाता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमसे जब प्रोटॉन की संख्या पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान की संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या कर देंगे, तो हमारे पास कितना है? 298 माइनस 189 कर देंगे, तो 298 माइनस 189 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 109 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, तो परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 61 देखते हैं। कौन सी सामग्री रोटी को फूली हुई बनाती है? तो कौन बनाती है? कौन सी सामग्री
रोटी को फूली हुई बनाती है, वनीला, खमीर, आटा, अंडा। तो देखिए खमीर रोटी को फुलाने में सहायक होता है, ठीक है। खमीर जो होता है रोटी को फुलाने में सहायक होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 62 देखते हैं, कार्बन यौगिकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, या दोनों ही विद्युत के कुचालक हैं, उनके अणुओं के बीच की प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं और उनके अणुओं के बीच की प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। 63 देखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटता है? देखिए किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर देखिए परमाणु त्रिज्या घटता है, ठीक है। आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का जो होता है वो भी घटता है, तो ऑप्शन ए हमारा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है, ठीक है। 64 देखिए, परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में किस समस्थानिक को चुना गया था? तो किसको चुना गया था? तो कार्बन 12 को, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 65 देखते हैं, समरूप गुणसूत्र को क्या कहते हैं? समरूप गुणसूत्र को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। तो समरूप गुणसूत्र को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होती है, 22 + x + 22 + xy, ठीक है। चलिए अगला देखिए 66 नंबर, गठिया वात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो गठिया जो होता है वो हमारे शरीर के जोड़ को प्रभावित करता है, यानी गठिया में जोड़ में दर्द होता है, जो भी ज्वाइंट होता है वहीं पे दर्द होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं, आपको 29, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब दिए गए हैं, किसका सबसे कम प्रतिरोध है? तो देखिए 3 बल्ब दिए गए हैं, तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? तो 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा, क्योंकि P बराबर होता है V²/R, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? V²/P, तो जिसका पावर ये होगा उसका, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो 60 वाट का 60 वाट के बल्ब का ये कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि पहले माध्यम N21 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस सूत्र द्वारा दिया किया जाता है? किस सूत्र द्वारा दिया जाता है? देखिए क्या होता है, V1/V2 जो दूसरे माध्यम चाहे पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, म्यू बराबर क्या होता है? sin I/sin R होता है। म्यू बराबर sin I, जो स्नेल के नियम होता है, म्यू बराबर sin I/sin R, ठीक है। तो अगर उसको V1 और V2 मान लें, तो N21 बराबर क्या हो जाएगा? V1/V2 होगा। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? V1/V2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 देखते हैं, डैश को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो खाद्य वस्तु, देखिए डैश को लपेटने के लिए, तो खाद्य वस्तु को माने जो खाने जो होता है उसके एल्यूमिनियम फॉयल में इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? खाद्य वस्तुओं को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, हैलोजन में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो हैलोजन में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो फ्लोरीन होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्रम क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, यही क्रम होता है। तो सबसे सर्वाधिक कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।